Assalamu alaikum students, welcome to the last lecture of analytic number theory. So first let's review the lecture number 31st. लेक्चर नंबर 31 के अंदर हमने जो सबसे पहली चीज़ की वो आयलर समेशन फार्मूला था, और फिर हमने देखा कि एक पर्टिकुलर केस के अंदर जो आयलर समेशन फार्मूला वर्क करता है y to x इंटरवल के लिए, अगर मैं इस इंटरवल को रिप्लेस कर दूं 1 to x तो मेरे पास जो फॉर्म बनेगी आयलर समेशन फार्मूला की वो क्या बनेगी। और फिर हमने इस चीज़ को जो 1 to x था उसको यूज़ किया अपनी इस सम को निकालने के लिए कि n लेस देन इक्वल टू x एंड f of n, वेयर f of n इज एनी अरिथमेटिक फंक्शन। तो आप x एक स्टेज फिक्स करते हैं और उस स्टेज से पीछे आप सारी जितने भी इंटीजर्स आ रहे हैं उनके लिए काउंट करना चाहते हैं कि ये सम की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी बनेगी। तो हमने कहा कि दिस सम n लेस देन x f of n इज इक्वल टू 1 to x integral of f of t dt plus 1 to x t minus t f prime f t यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f and dt plus f of x into x minus x plus f of 1। सो ये हमारे पास इस को चेंज करने से, अगर मैंने अपना जो इंटरवल था yx अगर उसको चेंज किया है 1x के अंदर, तो उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मेरे पास इस सम की वैल्यू आ रही है इन टर्म्स ऑफ सम फंक्शंस, क्योंकि इधर आपके पास कुछ फंक्शन लगा होगा और फिर हम उसको इंटीग्रेट कर सकेंगे और कुछ एक मेन टर्म्स निकल आएंगी। और जिस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे कि हमें एक मेन टर्म चाहिए और प्लस हम एरर टर्म चाहिए, तो एरर टर्म के लिए हमारे पास 2-3 नोशंस है, बिग ओ नोशन है, स्मॉल ओ नोशन है और फिर एसिम्प्टोटिक नोशन है। तो एरर टर्म सारी उसके अंदर डील करेंगे और बाकी जो मेन टर्म है वो निकालने की कोशिश करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ आयलर समेशन फार्मूला के अंदर मैंने जो हार्मोनिक टाइप के फंक्शंस हैं उनके लिए अप्लाई करके देखा कि उनके लिए मेरे पास जो पार्शियल सम्स आते हैं हार्मोनिक के, उनके लिए एक फॉर्म बन जाती है कि मैं आइडिया बता सकता हूँ कि किस तरीके से बिहेव करेगा। मिसाल के तौर पे जो सबसे सिंपल हमारे पास सीरीज है दैट इज n लेस देन इक्वल टू x f of n, और f of n की जगह मैं रख रहा हूँ n लेस देन इक्वल टू x 1 by n। सो ये मुझे पता है कि ये सीरीज क्या बनती है 1 + 1 by 2 + 1 by 3 एंड सो ऑन, लेकिन मैं x एक फिक्स कर दिया है स्टेज, तो मैं चाहता हूँ कि x से पीछे तक मुझे पता लगे कि ये किसके बराबर होगा। लास्ट टाइम हमने किया था इसकी जो वैल्यू है वो बराबर आएगी log of x प्लस आयलर कांस्टेंट प्लस बिग O ऑफ 1 by x, और ये जो टर्म मैंने निकाली ये बाय आयलर समेशन फार्मूला निकाली, वो जो भी हमने लास्ट स्लाइड पे लिखा है उसके एप्लीकेशन के थ्रू निकाली। तो हमें पार्शियल सम्स के मुताबिक पता लग गया कि अगर मैंने किसी एक लेवल तक रुकना है तो ये 1/n के पार्शियल सम अप्रॉक्सीमेटली log of x की तरह बिहेव करेंगे। उसके बाद हमने इस n को रिप्लेस कर दिया n की पावर्स के साथ, तो n लेस देन इक्वल टू x 1/n रेज़ टू पावर s किसके बराबर होगा। तो इसके लिए हमने जो टर्म निकाली वो x1 माइनस s over 1 minus s plus xi of s which is the Riemann zeta function on value s plus o of x minus s, ये हमारे पास टर्म आ गई। Riemann zeta फंक्शन में डिफाइन किया था s ग्रेटर देन 1 के लिए और 0 से 1 के दरमियान, तो मैं इसको इस तरीके से कह सकता हूँ कि s जो है वो ग्रेटर देन 0 है एंड s की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है। इन दोनों चीज़ों को मैं इस तरह कंबाइन करके लिख रहा हूँ, तो मेरे पास ये आ गया। तो अब मेरे पास पार्शियल सम्स पड़े हुए हैं 1 by n के भी जो कि हार्मोनिक सीरीज है, और इसी जो आपके पास टर्म्स आ रही हैं इनकी पावर्स लेना शुरू कर दें तो उनके लिए भी मेरे पास सब वैल्यू पड़ी हुई है कि ये रफली किस तरह करेगा। तो ये एक वेल डिफाइंड फंक्शन है, सिंपली x की पावर है ऊपर 1 माइनस s है। xi of s यानी कि रिमान ज़ीटा फंक्शन लास्ट टाइम मैंने डिफाइन किया था, एक वेल डिफाइंड फंक्शन है और ये एरर टर्म आ रही है। फिर हमने कहा कि अगर मैं इस को रिवर्स कर दूं, यानी कि अब मैं x से पीछे तक के लिए ये आ रहा है, x से आगे के लिए क्या आएगा, तो इफ n इज ग्रेटर देन x 1 by ns, तो ये क्या होगा। तो इसके लिए हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कोई भी मेन टर्म नहीं आ रही, यानी कि कोई अच्छा वेल डिफाइंड फंक्शन नहीं आ रहा जिसके फॉर्म में हम इसे लिख सकें। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही टर्म आ रही है 1 माइनस s वेयर s इज ग्रेटर देन 1। मेरे पास ये पता लग रहा है कि इसके अंदर सिर्फ ये एरर टर्म ही है। तो ये 3
मैंने रिजल्ट जो है ये लास्ट टाइम निकाले थे। आज जो हम एक रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं जो कि फर्दर यूज करेंगे वो इन सीरीज की टाइप के लिए n लेस देन इक्वल टू x n रेज टू पर अल्फा किसके बराबर होगा। सो मैं अल्फा जो है इसकी वैल्यू एज्यूम कर रहा हूँ कि इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो n अगर आप इसके अंदर अल्फा की वैल्यू 0 लगा देंगे तो ये सिंपली सारे के सारे जो 1 है उनका सम होगा। तो x से नीचे तक जितने नंबर्स आ रहे हैं उनका वो काउंट बता देगा। तो मैं ये अगर n की वैल्यू 1 लगाएंगे तो ये सिंपली आपके पास सीरीज आ जाएगी 1 + 2 + 3 + 4, क्योंकि ये n के ऊपर सम वेरी कर रहा है। तो मैं इस तरह के जो सम है इनको देखना चाहता हूँ कि इसके लिए क्या कोई मेन टर्म आ सकती है और उसके अलावा कोई टर्म। तो इसके लिए जो हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट है वो देखते हैं कि इफ x इज ग्रेटर देन 1 n लेस देन इक्वल टू x n अल्फा इज इक्वल टू x अल्फा + 1 ओवर अल्फा + 1 प्लस o ऑफ x अल्फा। ये बिग ओ नोशन है। तो ये इसके लिए मेन टर्म आ रही है और ये एरर टर्म है। अब ये देखने के लिए अगर मैं ये निकालना चाहता हूँ n लेस देन इक्वल टू x n अल्फा, तो मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ n लेस देन इक्वल टू x f ऑफ n के साथ। तो मुझे पता लगा कि f ऑफ n की जो वैल्यू है वो है n रेज टू पर अल्फा। अब इसके लिए अगर मैं आयलर समेशन फार्मूला अप्लाई करूं जो हमने सबसे पहले इसको रिव्यू किया है, इट शुड बी इक्वल टू n अल्फा 1 to x, सो इट इज t रेज टू पर अल्फा एंड dt, क्योंकि हमने ये वेरिएबल यूज किया t, प्लस 1 to x, मेरे पास t माइनस t ब्रैकेट फंक्शन, एंड देन मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है इसी फंक्शन का। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, f पावर 7 और पावर में 1 कमी n अल्फा माइनस 1। सो मैं इसको इस तरीके से t की फॉर्म में लिखूं तो अल्फा इंटू टी रेज टू पावर अल्फा माइनस 1, ये आपके पास आ गया, एंड dt प्लस f ऑफ x है, x की वैल्यू आप लगाएं तो x अल्फा बनेगा और साथ आ जाएगा ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x माइनस x एंड प्लस f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 की वैल्यू आप 1 लगाए तो 1 रेज टू पर एनीथिंग, अगर आप 1 के ऊपर लगाएं तो आंसर इज 1, तो ये आपके पास 1 आ गया। तो ये टर्म आपके पास आ गई n लेस देन इक्वल टू n अल्फा इज दिस टर्म। अब देखें इसके अंदर से हम किन किन टर्म्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, किन किन का आंसर निकाल सकते हैं और कौन सी टर्म्स हमारे पास एक रफ सी बाउंड देंगी जिनको हम क्लियरली सॉल्व नहीं कर सकते। ये वाली टर्म x अल्फा x माइनस x है, ये 1 है और ये t अल्फा है। तो ये सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं, 1x t रेज टू पर अल्फा एंड dt। तो ये बराबर आनी चाहिए इंटीग्रेशन के बाद अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस 1 और आपके पास आ गया x और 1। आपने लगाई वैल्यू तो x रेज टू पर अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस 1 माइनस 1 रेज टू पर अल्फा प्लस 1, वो 1 ही आ गया और नीचे अल्फा प्लस 1 आ गया। तो ये टर्म जो फर्स्ट टर्म है ये निकाली जा सकती है, किसके बराबर है। इस टर्म को देखें कि ये क्या होगा, x माइनस x हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगा m इंटू 1। m की वैल्यू आप -1 लगाना चाहे तो ठीक है, 1 लगाना चाहे ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन पार्ट है एक किसी भी x की वैल्यू का। तो अगर आपके पास एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है, तो हर इंटीजर के बाद जो अगला इंटीजर आ रहा है वो 1 के डिफरेंस पे है। तो अगर इनका डिफरेंस जो है ये फ्रैक्शन पार्ट उनके दरमियान आ रहा है तो हमेशा लेस देन 1 होगा। मिसाल के तौर पे x की वैल्यू आप रखते हैं 11.7, तो ये नीचे वाली जो इंटीग्रल पार्ट है ये 11 कैलकुलेट कर लेगा, आंसर 11 देगा, ये 11.7, तो डिफरेंस -0.7 आ जाएगा और लेस देन 1 ही रहेगा। तो मुझे ये पता लग रहा है कि इसके साथ अगर मैं कोई फंक्शन मल्टीप्लाई करूं x अल्फा तो लेस देन इक्वल टू रहेगा m टाइम्स ऑफ x अल्फा। तो इस सारे को मैं कह सकता हूँ x अल्फा x माइनस x, ये ऑर्डर है x अल्फा का। तो इस टर्म का भी मुझे पता लग गया। तो फिलहाल मैं ये दो की सब्स्टिट्यूशन करता हूँ, देखता हूँ कि क्या बन रहा है। इसकी जगह इंटीग्रेशन करने के बाद जो इसका आंसर है वो लिख देता हूँ और इसको एरर टर्म कंसिडर कर लेता हूँ। तो मेरे पास अब जो सम लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा n लेस देन इक्वल टू x n रेज टू पर अल्फा। जो फर्स्ट टर्म मैंने कैलकुलेट किया इट इज x रेज टू पर अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस 1 माइनस 1 ओवर अल्फा प्लस 1 प्लस आपके पास जो इंटीग्रेशन टर्म है वो है 1x t माइनस
टी इंटू अल्फा इंटू टी अल्फा -1 आगे डी टी प्लस इधर आपके पास ओ ऑफ एक्स अल्फा आ गया और +1 आ गया। तो ये टर्म आपके पास आ गई। इस टर्म को अगर हम देखें तो इस टर्म के लिए मैं एरर टर्म कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो ट्रिक मेरे पास वही है कि टी माइनस टी जो है वो <1 ही रहेगा। अगर ये <1 रहेगा तो इसके साथ ये अल्फा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टी अल्फा -1 कर रहे हैं, तो मैं सिंपली अल्फा को बाहर आने देता हूँ, टी अल्फा मल्टीप्लाई करता हूँ, टी अल्फा -1 इंटू टी माइनस टी शुड बी लेस देन टी अल्फा। तो अगर मैं इस पूरे की एरर टर्म कंसिडर करूँ कि ये 1x टी माइनस √t, अल्फा को बाहर निकाल लेते हैं। सो पहले मैं ये टर्म लिख लेता हूँ, अल्फा इंटू टी माइनस टी एंड देन टी अल्फा -1 एंड डी टी। ये टर्म जो है ये लेस देन रहेगी, अल्फा एक कांस्टेंट टर्म जो इससे फर्क नहीं पड़ता, टी माइनस टी ने हमेशा लेस देन इस अल्फा -1 के रहना है। मैंने ये दोनों साइडों के ऊपर मल्टीप्लाई किया है। सो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1x टी अल्फा -1 एंड डी टी। अगर ये सम कांस्टेंट टाइम ये लिखा हुआ है तो मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि अल्फा इंटू 1x टी माइनस टी टी अल्फा -1 डी टी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 1 to x टी अल्फा -1 एंड डी टी। ये सब का ऑर्डर आ गया। अब ये आपके पास जो टर्म है इसको अगर आप करें तो अल्फा टी अल्फा -1 है, टी और आगे डी टी पड़ा हुआ है तो +1 होगा और डिवाइड बाई 1 होगा, तो टी अल्फा ओवर अल्फा आएगा आपके पास। अब ये टी अल्फा जो है उसके अंदर x लगाएंगे तो x अल्फा आ जाएगा, 1 लगाएंगे तो ये आ जाएगा। तो फाइनली ये टर्म निकली x अल्फा की। तो ये सारे का सारा ऑर्डर x अल्फा का आ रहा है। हमारे पास ओरिजिनल टर्म थी, इसके अंदर ये टर्म चाहिए थी और बाकी हमने ये अज्यूम किया कि ये सारे का सारा एरर आना चाहिए। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अगर x रेज़ टू पावर अल्फा तो ये तो ऑटोमेटिकली 1 जो है वो लेस देन ही होगा x रेज़ टू पावर अल्फा से। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ी होगी तो 1 की पावर लगाते जाएंगे, बड़ा होता जाएगा। ये भी कांस्टेंट है, जारी बात है कांस्टेंट एक लेवल के बाद जाके x अल्फा से छोटा ही होगा। तो कांस्टेंट तो वैसे भी इन टर्म्स के अंदर खप जाएंगे, क्योंकि अगर हम बाउंड बड़ी कर रहे हैं तो उसे छोटे में ऑटोमेटिकली आ गए। ये भी इसके अंदर चला गया, ये भी इसके अंदर चला गया, और अगर दो ऑर्डर जो बिग नोशंस हैं वो आपस में ऐड हो रही हो तो आंसर क्या देगी, एक्स अल्फा +1 ओवर अल्फा +1 प्लस ओ ऑफ एक्स अल्फा। तो ये सारी जो टर्म्स हैं इनका एरर टर्म कितनी होगी, इनमें से डोमिनेटिंग जो है एक्स रेज़ टू पावर अल्फा है। अगर एक्स रेज़ टू पावर अल्फा और एक्स रेज़ टू पावर अल्फा लिखा हुआ है तो दो फंक्शंस हैं, दोनों अगर एक्स रेज़ टू पावर अल्फा से और जी ऑफ एक्स भी एक्स रेज़ टू पावर अल्फा से कम है किसी कांस्टेंट टाइम्स, तो जो इनका सम होगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स ये भी कम होगा सम कांस्टेंट टाइम एक्स अल्फा, क्योंकि दोनों को ऐड कर दूं m1 और m2 की वैल्यू आ जाएगी, वो इधर नया m बन जाएगा। तो इसलिए ये दोबारा सम होकर यही आएगा, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है तो एक्स की पावर्स का मुकाबला नहीं कर सकता, वो उससे कम ही रहेगा। तो फाइनली मेरे पास ये चीज़ आ गई विच इज इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू x n अल्फा। अब मैं जो हमारे दो कंसर्न है, एक आयलर फाई फंक्शन का और एक डिवाइजर फंक्शन का एवरेज ऑर्डर निकालना, उस तरफ चलते हैं। सो एवरेज ऑर्डर ऑफ डी ऑफ एन। सो डी ऑफ एन मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ कि क्या है, मैं नोशन से कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले मैंने सिग्मा के साथ नोशन इंट्रोड्यूस की थी और कहा था कि ये जो वैल्यू होगी सिग्मा अल्फा ऑफ एन ये बराबर होगी जितने भी डिवाइसेस आ रहे हैं एन से पीछे और उनकी पावर। जब मैंने कहा कि आप सिग्मा 0 ऑफ एन कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, डी लेस देन इक्वल टू एन, जो भी आपके पास एन गिवन है, एंड देन सो डी रन्स फॉर डिवाइसेस, सो सारे डिवाइसेस के ऊपर ये रन कर रहे हैं, और डी रेज़ टू पावर 0 आ गया। तो मैं इसको लिखूं तो डी डिवाइड्स एन एंड 1, तो हर डिवाइजर के लिए 1 एक आंसर देता जाएगा। तो जितने डिवाइसेस होंगे उतने 1 आपके पास इकट्ठे आ जाएंगे और उनका आप सम कर रहे हैं।
तो एग्जैक्टली आपको काउंट बता देगा कि एक n के कितने डिवाइजर हैं। फिर हमने इसको अप्लाई करके देखा 6 के ऊपर, तो 6 के डिवाइजर्स 1 2 3 एंड 6 हैं, तो उसका आंसर ये 4 देगा एंड सो ऑन बाकियों का। इसके लिए नोशन कुछ टेक्स्ट में डी ऑफ एन भी यूज करते हैं, और जिस तरह हमने एक लेक्चर में बताया था कि इसके लिए तौ ऑफ एन भी यूज करते हैं। तो ये तौ ऑफ एन, डी ऑफ एन, ये सिग्मा नॉट ऑफ एन, ये सारी एक ही चीज़ है, एक ही फंक्शन के डिफरेंट नाम है जो कि डिफरेंट टेक्स्ट के अंदर यूज हुए होंगे। तो मैं इधर ये क्लियर कर दिया कि डी ऑफ एन से मेरा क्या मुराद है। अब ये क्लेम करता है कि एवरेज ऑर्डर ऑफ डिवाइजर फंक्शन इज लॉग ऑफ एन, या मैं इस थ्योरम को इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि n लेस देन इक्वल टू x, डी ऑफ n इज x log x प्लस o ऑफ x, यानी कि बिग ओ नोशन ऑफ x। हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं और देखते हैं कि इससे ये वाली कैसे निकाली जा सकती है। तो पहले मैं लिखता हूँ मेरा कंसर्न, मैं ये निकालना चाहता हूँ n लेस देन इक्वल टू x एंड डी ऑफ n, एंड डी ऑफ n की वैल्यू मेरे पास ये डी ऑफ n की वैल्यू गिवन है। तो डी ऑफ n मैं अलग से लिख लेता हूँ, डी ऑफ n इज ऑल डिवाइजर्स ऑफ n, और इनकी जगह 1 आ रहा है। तो पहले सम ये आ गया n लेस देन इक्वल टू x, और उसके बाद सम आ गया d डिवाइड्स n एंड 1। तो ये आपके पास सम लिखा हुआ है। अब एक x एक खास लेवल से पहले तक जितने भी n है वो आ रहे हैं, और d उन सारे n का डिवाइजर है। तो पहले आप एक n चूज करते हैं, से 4 चूज कर लिया, तो d के 4 के जितने डिवाइजर हैं d उनके ऊपर रन करेगा। सो 1 2 एंड 4, इसके ऊपर रन करने के बाद इन सब को सम करेगा। तो एक x तक जितने भी आते जा रहे हैं उनको वो करता जाएगा, सम करता जाएगा। अब हम इसको वही वाला अपना जो ट्रिक है वो यूज करते हैं कि अगर d डिवाइजर के ऊपर रन कर रहा है तो बेसिकली ये पेयर्स के ऊपर रन कर रहा है। अगर d डिवाइजर है तो इसका जो क्वोशंट बचेगा वो भी एक डिवाइजर होगा। तो मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूं कि इट इज d एंड q पेयर्स के ऊपर रन कर रहा है, सच दैट के d और q की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू x रहती है, और यहाँ आपके पास 1 आ रहा है। अब ये d और q की मल्टीप्लिकेशन n आनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि d जो है वो n को डिवाइड करता है, तो इसकी डेफिनेशन ये है कि देयर मस्ट एग्जिस्ट अ q फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स, मैं पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ तो नेचुरल नंबर्स, सच दैट n इज इक्वल टू d इंटू q। ये इसकी डेफिनेशन है। तो अगर आप कहते हैं कि एक डिवाइजर मिला, तो डिवाइजर तो मिलेगा ही तब जब साथ एक क्यू मिलेगा, अदरवाइज डिवाइजर मुमकिन ही नहीं है। अगर उसके लिए क्वेश्चन नहीं पड़ा हुआ तो वो डिवाइजर कैसे हो सकता है। तो ऑटोमेटिकली मैं पेज उठा रहा हूँ डी और क्यू फॉर्म के, सच दैट के डी और क्यू की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एक्स रहती है। तो क्योंकि एन रन कर रहा है हर एक्स के ऊपर और डी और क्यू है ही इंटीजर्स हैं, तो जब भी इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक इंटीजर ही आएगा। तो जो भी इंटीजर आएगा उसकी वैल्यू लेस देन एक्स रहनी चाहिए। तो एग्जैक्टली इस सम को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसको समझने के लिए मेरे पास समझें कि ये एक क्यू प्लेन है, ये क्यू एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं और ये डी एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं। ये इनकी वैल्यूज लगा दें। सबसे पहली अगर मैं कहूं कि डी और क्यू की मल्टीप्लिकेशन 1 आ रही है, तो मैंने कितने कौन कौन से पॉइंट्स डी और क्यू के चाहिए। डी और क्यू के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट पॉसिबल है, तो डी का 1 और क्यू का 1, ये ऐसे और ऐसे। तो ये हमें पता है कैलकुलस से कि अगर दो वेरिएबल्स हो एक्स और वाई, इनकी मल्टीप्लिकेशन 1 आ रही हो तो ये हाइपरबोला बनती है। तो ये मेरे पास डी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं, इसका मतलब है कि ये एक हाइपरबोला के ऊपर इंटीजर पॉइंट्स हैं, यानी कि मुझे हाइपरबोला के ऊपर उन पॉइंट्स की जरूरत है जिनके कोऑर्डिनेट्स इंटीजर्स हों, बोथ कोऑर्डिनेट इंटीजर्स हों। मैं से डी और क्यू की वैल्यू 2 रखता हूं, तो डी और क्यू के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। डी 1 हो जाए और क्यू 2 हो तो ये बन रहा है, और इसके बाद क्यू 1 हो जाए और डी 2 हो जाए तो ये बन रहा है। तो एक हाइपरबोला होगी जो कि ऐसे इन दोनों पॉइंट से पास कर जाएगी। देन उसके बाद अगर मैं डी और क्यू की वैल्यू 3 रखूं तो मेरे पास 1 और 3 और 3 और 1 पेयर आएगा, तो 3 1 ये है और 1 3 ये है। तो अब ये सेंटर वाले पॉइंट को नहीं कट करेगी, ये इस तरह और ये इस तरह, क्योंकि हाइपरबोला आपको पता है कि साइड पे इस तरह भी बनेगी, लेकिन क्योंकि मैं दोनों नंबर्स पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूं तो मुझे इस साइड को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये कंसिडर कर रहा हूँ। अब मेरा प्रॉब्लम बेसिकली ये सम का ये है कि जितनी हाइपरबोलाज एक खास लेवल एक्स तक बनती हैं, उन हाइपरबोलाज के ऊपर जो इंटीजर पॉइंट्स आ रहे हैं मैं उनको काउंट कर रहा हूँ। अब काउंट करने के लिए स्ट्रेटजी मैं ये बनाता हूँ कि हर
लाइन जो है उसके ऊपर जितने पॉइंट्स आ रहे हैं उनको काउंट कर लेता हूँ और फिर टोटल जो जितने एक्स तक वैल्यू जा रही है उसको काउंट कर लूंगा। तो इस सम को मैं रीराइट करता हूँ। मैं सबसे पहले कहता हूँ कि मुझे वो सारे के सारे क्यू डी कैलकुलेट करने हैं जो एक्स से कम रहते हैं। इसका मतलब है कि मुझे वो सारे के सारे क्यू कैलकुलेट करने हैं जो एक्स बाई डी से कम रहते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स हैं तो हर एक पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंगली दूसरा पॉइंट भी पड़ा हुआ है। तो अगर आप क्यू डी पेयर्स कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स में तो सिंपली ए कैलकुलेट कर लें जो इससे कम हो एक्स बाई डी से। तो पहला डी लेस देन इक्वल टू एक्स रहता है एंड देन दूसरा मेरे पास ये वाली लगा देता हूँ क्यू लेस देन एक्स बाई डी और यहाँ 1। तो ये एग्जैक्टली मैंने इस सम को रीराइट कर लिया। क्यू डी पेयर होना चाहिए और क्यू और डी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एक्स होनी चाहिए। ये इस तरीके से आ गया। अब इसको देखें, क्या इसके लिए हमने जो आइडेंटिटीज कल और आज प्रूफ की है पिछले लेक्चर में और आज के लेक्चर में, क्या उनके अंदर से कोई चीज इसके ऊपर अप्लाई की जा सकती है? तो जो सबसे लास्ट मैंने प्रूफ किया वो ये, इसको मैं सिर्फ रीराइट करता हूँ। n लेस देन इक्वल टू x, n रेज टू पावर अल्फा इज इक्वल टू x रेज टू पावर 1 प्लस अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा प्लस o ऑफ x अल्फा, वे अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप अल्फा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये मेरे पास क्या आएगा, n लेस देन इक्वल टू x, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, x 0 पुट किया तो यहाँ x आ गया, नीचे किया तो आपके पास 1 आ गया प्लस o ऑफ x रेज टू पावर 0 इज 1। तो ये इसके बराबर आता है कि अगर आपने इंटीजर्स काउंट करने हैं जो कि एक खास लेवल से कम तक रहते हैं तो वो सम हाउ इतने होते हैं, x प्लस सम कांस्टेंट जो है उससे बाउंडेड है। अब इधर मेरे पास q है जो कि रन कर रहा है x बाई डी से कम, तो ये समझ लें कि x की वैल्यू है और ये n की वैल्यू है, 1 के लिए काउंट कर रहा है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ n q कंसिडर करके और x बाई डी कंसिडर करके इसी को अप्लाई करता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा d लेस देन x और इसकी जगह आपके पास आ गया x बाई डी प्लस o ऑफ 1। तो सम इसके ऊपर आ गया, दोनों को मैं सम कर रहा हूँ तो ये वाला आपके पास आ जाएगा d लेस देन इक्वल टू x बाई डी और प्लस d लेस देन x एंड o ऑफ n, यानी कि बिग ओ नोशन ऑफ n। ये वाला सम के अंदर देखें तो d के ऊपर रन कर रहा है, x से इंडिपेंडेंट है, इस x को बाहर निकाल लें तो ये टर्म आ रही है d लेस देन x 1 बाई डी एंड प्लस d लेस देन x एंड o ऑफ 1। अब ये o ऑफ 1 कितनी दफा ऐड हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि ये x पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप मुझे सर कहेंगे जी o ऑफ 1 है 2 दफा ऐड होना, तो मुझे पता है कि o ऑफ 1 2 दफा ऐड होकर o ऑफ 1 ही देगा। लेकिन आप कॉन्स्टेंट्स को लगातार मल्टीप्लाई करी जाए तो वो किसी भी लेवल तक पहुंच सकते हैं, वो x का लेवल भी अबूर कर सकते हैं, x स्क्वायर का भी कर सकते हैं, जितना मर्जी तक कर देते हैं, क्योंकि सारी कर्व्स जो है वो सम होकर बन रही होती हैं। अब मेरे पास ये बाउंड है x तक, तो मैं इसको सिंपली कह देता हूँ कि ये x है, d लेस देन इक्वल टू x 1 बाई डी है, और क्योंकि ये x तक जा रहा है तो ये सिंपली o ऑफ x बन गया। या इसको मैं एक फर्दर स्टेप में कर सकता हूँ o ऑफ d लेस देन x एंड 1, कि जितने d आने हैं जो कि x तक आने हैं तो मोर और लेस वो कितने आएंगे, वो x जितने ही आएंगे। क्योंकि मैं एरर टर्म की बात कर रहा हूँ तो मैं रिलैक्सेशन दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने लिखा हुआ है कि 3.5 तक जो है वो कितने आपके पास 1s आ रहे हैं, तो 3.5 तक मेरे पास 3 1 आ रहे हैं, 1 2 एंड 3। सो मैं हर एक जो इंटीजर आ रहा है उसके लिए वैल्यू 1 ले रहा हूँ, तो जितने इंटीजर्स आ रहे हैं उतनी दफा मैंने 1 1 लिख लिया, तो 3.5 से नीचे 3 इंटीजर आए, तो मैं अब जाए 3.5 लिखने के उधर 3 लिखने के 3.5 लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने इसके साथ वही कॉन्वेंशन लगाई हुई है। तो अगर वो 3 के बराबर आता है तो 3.5 से तो कम ही होगा, तो इसलिए मैं इसको लगा सकता हूँ। इधर मेरे पास ये टर्म आ गई, एक एरर टर्म ये वाली आ गई। अब इसका मसला रह गया कि ये किसके बराबर है। अब मैं इसके लिए जो फर्स्ट हमने किया था प्रीवियस लेक्चर में उसकी तरफ आपको लेके चलता हूँ। n लेस देन इक्वल टू x 1 बाय n के लिए आपने निकाला था कि बराबर होगा log ऑफ x प्लस आइलर कांस्टेंट प्लस बिग O ऑफ 1x।
अब इसको अगर आप देखें तो ये भी डी रन कर रहा है लेस देन इक्वल टू एक्स और 1 बाई डी, इधर डी की जगह एन लगा हुआ है, तो ये टर्म क्या बनेगी, इट इज एक्स, ये आपके पास आ गया log ऑफ एक्स प्लस सी प्लस ओ ऑफ 1 बाई एक्स एंड प्लस ओ ऑफ एक्स, ये टर्म आ गई। इसको एक दफा दोबारा नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं और फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स log ऑफ एक्स प्लस आयलर कांस्टेंट प्लस बिग ओ ऑफ 1 बाई एक्स एंड प्लस बिग ओ ऑफ एक्स। इस साइड के ऊपर आपके पास वो पूरे का पूरा सम है, इधर आ गया x log ऑफ x प्लस x टाइम्स c प्लस x टाइम्स o 1 बाय x प्लस o ऑफ x, n लेस देन इक्वल टू x, d ऑफ n इज इक्वल टू दिस टर्म x log ऑफ x प्लस xc प्लस x o 1 x प्लस o ऑफ x। अब इस टर्म का मतलब ये है O1x का, अगर उसका नाम है f ऑफ x रख लूं तो f ऑफ x मॉड इज लेस देन इक्वल टू m टाइम्स इंटू 1 बाय x। अगर साथ ये x मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका x का ऑर्डर क्या है, सो x को मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि ये O ऑफ x है, यानी कि x लेस देन इक्वल टू m इंटू एक्स रहती है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, m की वैल्यू आप 1 लगा लें तो x लेस देन इक्वल टू x रहता है, ये ठीक स्टेटमेंट है। तो इधर आपके पास एक ऑर्डर पड़ा हुआ है जो कि x तक जा रहा है, 1 बाय x उससे छोटी टर्म है, क्योंकि मुझे पता है कि 1 बाय x जो है वो छोटा होगा x से इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ 2 लगाएं तो 1 बाय 2 आता है और यहाँ 2 लगाएं तो डायरेक्टली 2 आता है, तो 1 बाय 2 इज लेस देन 2। सो मैंने ये ज्यूम किया हुआ अपने सारे के अंदर कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब है कि इन दोनों में से जो बड़ा ऑर्डर है वो x है, इधर भी o ऑफ x लिखा हुआ है और इधर भी x लिखा हुआ है, तो x इंटू सी जो है वो लेस देन इक्वल टू रहता है, ये c इंटू एक्स लगा लें, इधर इसको एज अ फंक्शन कंसिडर कर लें, इसको m कंसिडर कर लें और इसको g कंसिडर कर लें, तो x और c जो है वो बराबर है o ऑफ x के। तो ये भी o ऑफ x है, ये भी o ऑफ x है, ये भी o ऑफ x है। o ऑफ x अब एग्जैक्टली 3 दफा ऐड हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज x इंटू log ऑफ x प्लस o ऑफ x, ये एरर टर्म आ गई और इस साइड पे आपके पास आ गया n लेस देन इक्वल टू x एंड d ऑफ n। तो ये जो मैंने सेकंड फॉर्म लिखी हुई है थ्योरम की, ये उसकी स्टेटमेंट बन रही है। और जो हम कहते थे कि एवरेज ऑर्डर, हम इसको डिस्कस करेंगे 1 बाय x n लेस देन इक्वल टू x dn को। तो एक मिनट इसको करके देखते हैं ये क्या बनता है। इसके साथ x के साथ आपने डिवाइड कर दी, इधर आपके पास बचेगा log ऑफ x प्लस o ऑफ x बाय x। जब आप इसके ऊपर वैल्यू अप्लाई करेंगे x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो ये वाली टर्म जो है ये आपके पास 1 को चली जाएगी। अगर ये टर्म 1 को चली जाएगी तो मैं एसिम्प्टोटिक यूज करके कह सकता हूं कि 1 बाय x n लेस देन इक्वल टू x dn इज एसिम्प्टोटिक टू log ऑफ x। अगर ये एसिम्प्टोटिक है तो यही इसका एवरेज ऑर्डर है, क्योंकि मैं इसी चीज के अंदर इंटरेस्टिंग था कि मोर और लेस मुझे एक फंक्शन मिल जाए जो सम करे और जितने नंबर्स आ रहे हैं उनके साथ डिवाइड करे। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक इसकी पैरेलल फॉर्म है, लेकिन मेन जो मेरे पास रिजल्ट है वो यही है कि मैं dn यानी डिवाइजर फंक्शन को इस तरीके से एलैबोरेट कर सकता हूँ जिसके अंदर ये मेन टर्म है और ये o ऑफ x है। आगे मेरे पास ये एक दफा आ जाएगी तो फिर 1 बाय x करके उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करके उसको देखना कोई मसला नहीं है। सो ये हमारे पास एवरेज ऑर्डर आ गया डिवाइजर फंक्शन का, यानी कि अगर आपके पास एक नंबर तक फिक्स रहते हैं और उससे पहले सारे डिवाइसेस देखना चाहते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली उतनी होंगे जितनी log ऑफ x की वैल्यू आ रही है। अब हम फर्दर देखना चाहते हैं, दो मैं आज डिस्कस करूंगा। ये भी मैंने देखा है सिर्फ और सिर्फ काउंट ऑफ डिवाइसेस, कि जितने एक नंबर से कम डिवाइसेस आते हैं उनका जो काउंट है उसका जो फंक्शन बनता है वो क्या बनता है। अब मैं देखना चाहता हूं कि जो सम है, अगर डिवाइसेस पड़े हों और उनका सम कर लिया जाए तो उनका जो रफली फंक्शन बनता है वो क्या बनता है, और आइलर फंक्शन का आइलर फंक्शन का एवरेज ऑर्डर क्या बनता है। तो उसके लिए पहले हमें ये छोटा सा रिजल्ट मैं करना चाहता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट जो मैं यूज करूंगा अपनी फर्दर आइडेंटिटीज के अंदर।
तो पहले मैं एक दफ़ा रिविजिट करना चाहता हूँ कि ये आपको कैलकुलस से पता है कि n1 टू इन्फिनिटी 1/n² किसके बराबर है। सो ये हमने 1 + 1/4 + 1/9 प्लस दिस वन, ये बराबर है π² 6 के। अब मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि अगर n1 टू इन्फिनिटी नीचे आपके पास, सो दिस इज n², सॉरी, सो नीचे n² हो, ऊपर म्यू ऑफ n हो, तो एक दफा उसको रीराइट कर लेते हैं, n1 टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ n ओवर n² इज 6/π²। सो अगर आपके पास ये वाली टर्म जो है वो सिंपली ऊपर से 1 1 आता जा रहा है तो वो π² 6 के बराबर होगी। लेकिन अगर आपके पास म्यू ऑफ n यानी कि कुछ के साथ 1 आ जाता है, कुछ में माइनस आ जाता है, कुछ में 0 आ जाता है, तो वो 6/π² के बराबर होगी। इसको देखें प्रूफ कैसे करते हैं। अब हम जो आइडेंटिटीज हैं उनको यूज करते हैं। पहली आइडेंटिटी मेरे पास थी कि अगर मैं डिवाइजर्स सारे के सारों के ऊपर म्यू ऑफ d को सम करूं तो वो आइडेंटिटी फंक्शन आ जाएगा 1/n। ये डेफिनेशन थी आइडेंटिटी फंक्शन की। अब मैं अगर आइडेंटिटी फंक्शन के ऊपर इस सीरीज का सम करूं तो क्या होगा, n1 टू इन्फिनिटी 1n ओवर n²। तो n की वैल्यू 1 के लिए तो ये आपको पहली वैल्यू दे देगा 1 ओवर 1²। नेक्स्ट वैल्यू आपको देगा 2 के लिए 1 ओवर 2 का ब्रैकेट फंक्शन। 1 ओवर 2 का ब्रैकेट फंक्शन क्या होगा, 0, क्योंकि 1 ओवर 2 इज 0.5, उससे नीचे वाला इंटीजर 0 है, नीचे आ जाएगा 2²। आगे 1/3, 3 का भी 0 एंड 3² एंड सो ऑन। तो अगली सारी की सारी टर्म्स उसने जो आइडेंटिटी फंक्शन होने की वजह से 0 देनी है, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ 1 के बराबर आ रहा है। दिस मीन्स के n1 टू इन्फिनिटी अगर मैं 1/n ओवर n² कैलकुलेट करूं तो 1 के बराबर आता है। ये पर्टिकुलरली इस आइडेंटिटी के बराबर है, तो मैं ये तो सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, n1 टू इन्फिनिटी d डिवाइड्स n म्यू ऑफ d ओवर n² इज इक्वल टू 1। अब इसको देखते हैं कि ये टर्म मेरे पास क्या बन रही है। ये चल रही है डिवाइजर्स n के और n जा रहा है 1 से इन्फिनिटी तक। तो अगर n1 टू इन्फिनिटी जाए तो d के ऊपर क्या वेरिएशन होगी, जाहिर बात है कि n के जो डिवाइजर्स हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, दो सम्स के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ, n1 टू इन्फिनिटी जा रहा है और d भी 1 टू इन्फिनिटी जा रहा है। म्यू ऑफ d और इधर n की वैल्यू, सो सपोज आप कहते हैं कि d जो है वो डिवाइड करता है n को, देयर एग्जिस्ट अ q सच दैट n इज इक्वल टू d इंटू क्यू। तो ये आपके पास जो वैल्यू आ रही है ये d इंटू क्यू की आ रही है, स्क्वायर आ रहा है। अब n जो है वो किधर गया, n की वेरिएशन थी 1 टू इन्फिनिटी, ये पहले लिख लेते हैं इज इक्वल टू 1 है, लेकिन ये आपने कन्वर्ट कर दिया d और q के साथ। तो अब बेसिकली n तो गायब हो गया अंदर से और n की जगह वेरिएशन किसकी आएगी, अब वो वेरिएशन आ जाएगी q की। तो ये इम्प्लाई आपको कर रहा है q1 टू इन्फिनिटी d1 टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ d ओवर d q² इज इक्वल टू 1। मैं अब इन दोनों सम्स को एक दफा पहले लिख लेता हूँ फिर लगा कर लेता हूँ। सो q1 टू इन्फिनिटी d1 टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ d एंड d² इंटू q² इज इक्वल टू 1। सो q के साथ जो q की टर्म है जिसको हो रहा है उसको अलग कर लेता हूँ 1 ओवर q², और जो बाकी बच रही है d की टर्म उसको अलग कर लेता हूँ d1 टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ d ओवर d² इज इक्वल टू 1। अब ये वाली एक टर्म है और एक ये वाली टर्म है, इसका मतलब ये हुआ कि समेशन d1 टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ d ओवर d² इज इक्वल टू 1 ओवर q1 टू इन्फिनिटी 1/q²। इधर ये वेरिएशन पूरी की पूरी है, ये मुझे पता है कि अगर n1 टू इन्फिनिटी तक जाए और हर स्क्वायर का रेसिप्रोकल हो तो वो π² 6 के बराबर आती है, ये मैंने अभी बताया आपको। तो इसका मतलब है कि ये वाली टर्म जो है ये आ जाएगी d1 टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ d
ओवर डी स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगी 1 ओवर पाई स्क्वायर बाय 6 के, विच इज इक्वल टू 6 बाय पाई स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हम प्रूव करना चाहते थे कि ये इसके बराबर होगी। एक फर्दर आइडेंटिटी मैं सिर्फ यहाँ लिख देता हूँ। सो पहले तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि मैं अगर एक दफ़ा रिविजिट करूँ रिमान जीटा फंक्शन को, तो मैंने रिमान जीटा फंक्शन डिफाइन किया था xi ऑफ x इज n1 टू इंफिनिटी 1 ओवर n रेज़ टू पावर s फॉर s ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है कि xi ऑफ 2 क्या बनेगा, इट इज n1 टू इंफिनिटी 1 ओवर n स्क्वायर। और ये मैं कह रहा हूँ कि वैल्यू हमें कैलकुलस से पता है कि ये पाई स्क्वायर बाय 6 के बराबर है। अगर मैं 1 ओवर xi बाय 2 कर दूं तो ये किसके बराबर आएगी, 6 ओवर पाई स्क्वायर के। इसका मतलब है कि ये आइडेंटिटी मुझे एक और मिल गई, d1 टू इंफिनिटी म्यू ऑफ d ओवर d स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर xi बाय 2, यानी कि रिमान जीटा फंक्शन ऑफ 2। और ये वेरिएशन सबके ऊपर है, तो इसको बेशक आप n से रिप्लेस करें से कोई फर्क नहीं पड़ता। म्यू ऑफ d, सो म्यू ऑफ n ओवर n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर xi एंड 2। तो बेसिकली मैं इस फॉर्म के अंदर भी इसको यूज कर सकता हूँ या इस फॉर्म के अंदर भी यूज कर सकता हूँ, ये दोनों सेम है इस डेफिनेशन से जो हमने की थी रिमान जीटा फंक्शन की। नेक्स्ट हम चलते हैं एवरेज ऑर्डर ऑफ सिग्मा 1 ऑफ n। तो सिग्मा 1 ऑफ n बेसिकली क्या करेगा, सो अगर हम उस डेफिनेशन पे जाएं, सिग्मा अल्फा of n is on all divisors of n and d raised to power alpha। तो आप यहाँ अल्फा की जगह अगर 1 सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या बनेगा, सिग्मा 1 of n is equal to d divides n and d raised to power 1। इसका मतलब है कि ये सारे डिवाइजर्स के ऊपर रन करेगा और हर डिवाइजर के ऊपर वही वाली वैल्यू देगा। तो बेसिकली जितने डिवाइसेस हैं उनका आपस में सम कर देगा, तो ये डिवाइसेस का सम फंक्शन है। अब उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो टर्म आपके पास आएगी, जो जनरली हम जिसकी तरफ जाना चाहते थे n लेस देन इक्वल टू कोई भी फंक्शन रखा हो, वो इसके बराबर होगी 1 ओवर 2 xi by 2 x स्क्वायर प्लस दिस वन। तो xi 2 की वैल्यू आपको पता है कि इट इज पाई स्क्वायर बाय 6, तो मैं वो वैल्यू भी पुट करके इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ कि इट इज पाई स्क्वायर बाय 6 into 1 by 2 into x square plus o of x and log of x। so इस फॉर्म में लिखा हो या इस फॉर्म में लिखा हो एक ही बात है, मैंने इधर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब इसको उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो है n लेस देन इक्वल टू x सिग्मा 1 ऑफ n। सिग्मा 1 ऑफ n की रेज़ में वैल्यू को पता है क्या आएगी, इट इज d डिवाइड्स n एंड d, ये इसकी वैल्यू है, ये इसके अंदर पुट कर दें तो दिस शुड बी इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू x d डिवाइड्स n एंड d। तो अब ये जो हमने ट्रिक किया था यूज जो डिवाइजर फंक्शन है उनके काउंट के लिए, वो भी इसके ऊपर करते हैं कि ये सारे के सारे डिवाइजर्स पे चल रहा है और n उससे पीछे तक चलेगा। तो अगर d जो है वो डिवाइड करता है n को, देयर एग्जिस्ट अ q सच दैट n इज इक्वल टू dq। तो अगर आप d के ऊपर चला रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पेयर पे चला रहे हैं, एक d होगा, ऑटोमेटिकली उसका कॉरस्पॉन्डिंगली q भी पड़ा होगा। तो ये आपके पास बन जाएगा q और d पेयर पे चलेगा सच दैट q d की वैल्यू लेस देन इक्वल टू x रहेगी, और इधर बजाय आप 1 की जगह जैसा लास्ट पे था यहाँ हमारे पास d है इस फंक्शन की वजह से। मैं उसको फिर उसी तरह से स्प्लिट कर लेता हूँ, मेरे पास एक जो आ जाएगा वो आ जाएगा q जो लेस देन इक्वल टू रहता है x बाय d, और d जो है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी लेस देन x रहता है और इधर d आ गया। सो एक मेरे पास ये अंदर वाला फंक्शन है और उसके ऊपर ये सम अप्लाई हो रहा है। अब इस फंक्शन को देखने के लिए मैं फिर दोबारा वो जो हमने 4 बेसिक आइडेंटिटीज प्रूव की थी एप्लीकेशंस के तौर पे समेशन फार्मूला की, उसको अप्लाई करता हूँ। तो ये किसका सम हो रहा है, हर टर्म का उसी तरीके से सम होता जा रहा है। तो मैं इसको रिवाइज करता हूँ, ये मेरे पास n अल्फा डिफाइन है n लेस देन इक्वल टू x के लिए x 1 प्लस अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा प्लस o ऑफ x अल्फा where alpha is anything greater than equal to 0।
इधर मैं अगर अल्फा की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करूं तो ये क्या बनेगा, n लेस देन इक्वल टू x, n इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस o ऑफ x, ये टर्म बन रही है। अब ये टर्म देखें कि एक खास इंटीजर है जो कि खास वैल्यू से कम रहता है और हर जगह के ऊपर d का सम आता जा रहा है। तो जितने आपके पास ये d के ऊपर सम चला लें या q के ऊपर चला लें से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि d और कॉरस्पॉन्डिंगली q कॉरस्पॉन्डिंग है। तो एक मैं फर्दर इसको क्लियर करने के लिए d लेस देन इक्वल टू n, q लेस देन इक्वल टू x बाई डी और q के ऊपर सम चला रहा हूँ, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये टर्म्स जो हैं क्योंकि पेयर्स के अंदर हैं, तो d के ऊपर सम चलना या q के ऊपर सम चलना ही की बात है। अब यहाँ एक टर्म लिखी हुई है, उसी के सम आ रहे हैं, लेस देन इक्वल टू x बाई डी आ रही है, तो x की वैल्यू x बाई डी है और q की वैल्यू n है, तो ये इसके बराबर आ रहा है। अब मैं इसी को पहले लिखता हूँ और ये अप्लाई करता हूँ टर्म। तो ओरिजिनल टर्म जो मेरे पास लिखी हुई है वो है d लेस देन इक्वल टू x, q इज लेस देन x बाई डी, इधर q आपके पास लिखा हुआ है, और जो मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ वो फोर्थ प्रॉपर्टी है विच इज के n लेस देन इक्वल टू x, n आपके पास जो पड़ा होगा वो बराबर होगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस o ऑफ x के, ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है। मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो इट इज d लेस देन इक्वल टू x बाय डी का स्क्वायर ओवर 2 प्लस o ऑफ x बाई डी, ये टर्म आ गई। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये लिखा हुआ है d लेस देन x, x स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स ऑफ d स्क्वायर प्लस o ऑफ x एंड d। इसके ऊपर सम अप्लाई कर दें, x जो है उसके ऊपर तो सम चल नहीं रहा, d के ऊपर रन कर रहा है, दिस मीन्स x स्क्वायर d लेस देन x और 2 भी बेशक कॉमन निकाल रहे हैं तो बाकी 1 ओवर d स्क्वायर रह गया, प्लस d लेस देन इक्वल टू x, o ऑफ x और इसको 1 बाई डी लिख लिया, क्योंकि दो टर्म्स हैं, x के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन d जो है उसके ऊपर सम चलेगा, तो मैं इसको अंदर शिफ्ट कर देता हूँ, x स्क्वायर बाई 2 d लेस देन x 1 d स्क्वायर, एक टर्म ये आ गई, अब प्लस o ऑफ x और d लेस देन x एंड 1 बाई डी, एरर टर्म ये आ गई, क्योंकि एरर टर्म का मतलब है कि ये टर्म उतनी दफ़ा ऐड होगी, तो मैंने वो अंदर वाला जो है उसके ऊपर बाउंड निकालना चाहता हूँ कि कितनी दफ़ा ऐड हो रहा है। ये सिंपली सम लिखा हुआ है एरर टर्म से बाहर। इसके ऊपर मेरे पास ये वाला रिजल्ट था, ये मैं दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ कि n अगर लेस देन इक्वल टू रे और 1 ओवर n s हो, यानी कि इसकी पावर हो, तो ये बराबर आ जाएगा x रेज़ टू पावर 1 माइनस s ओवर 1 माइनस s प्लस जीटा फंक्शन ऑफ s प्लस o ऑफ x रेज़ टू पावर माइनस s। मैं s इज इक्वल टू 2 के लिए इसको अप्लाई करता हूँ, तो इट इज n लेस देन इक्वल टू x 1 ओवर n स्क्वायर इज इक्वल टू इट इज x रेज़ टू पावर माइनस 1 ओवर माइनस 1 प्लस xi ऑफ 2 यानी कि रिमान जीटा फंक्शन ऑफ 2 प्लस o ऑफ x रेज़ टू पावर माइनस 2, ये चीज आ गई। अब ये मैं इधर n लिखा हुआ है, इधर d लिखा हुआ है, बाकी सारी की सारी चीजें वो है, तो n जिधर जिधर आ रहा था वो रिप्लेस हो रहा था d से, इधर मेरे पास है ही कोई नहीं है, तो बेसिकली वो एक डिफरेंट सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, तो x स्क्वायर बाई 2, ये टर्म आ गई x रेज़ टू पावर माइनस 1 ओवर माइनस 1 प्लस xi ऑफ 2 प्लस o ऑफ x माइनस 2 प्लस ये टर्म एरर टर्म है, तो इसको देख लेते हैं एरर टर्म भी किससे डोमिनेट हो रही है। सो d लेस देन इक्वल टू x जो है 1 बाई डी वो डोमिनेट रहेगा अगर आप 1 2 से x 1 बाई टी डी टी कंसिडर करें, तो इसका आंसर log ऑफ x माइनस log ऑफ 1 आ जाएगा विच इज log ऑफ x। तो ये चीज़ हमेशा इससे लेस ही रहेगी, तो मैं इसकी जगह बाउंड पुट लगा देता हूँ log ऑफ x, ये आ गई और अंदर ये चीज़ आ गई। इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो ये लिखा हुआ है x स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 ओवर x, क्योंकि ये उल्टा है, प्लस x स्क्वायर
बाई 2 इंटू xi ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 इंटू ओ ऑफ x माइनस 2 प्लस ओ ऑफ x एंड लॉग ऑफ x। सो एक टर्म तो ये मैं पहले जो है वो लिख लेता हूँ एक्स स्क्वेयर xi 2 और 1/2 और जो बाकी सारी टर्म्स हैं उनको लिख लेता हूँ। सो इट इज एक्स स्क्वेयर बाई 2 इंटू ओ ऑफ x माइनस 2, देन दिस इज माइनस ऑफ x बाई 2, देन प्लस ऑफ ओ एक्स एंड लॉग ऑफ x। ये वाली टर्म x है, x का x माइनस 2 का जो है वो ऑर्डर x के बराबर होगा और x जो है वो लेस देन रहती है x इंटू लॉग ऑफ x के अगर x की वैल्यू 10 से बड़ी हो जाए, क्योंकि लॉग ऑफ 10 जो है उसका आंसर 1 आएगा। तो ये x बराबर है x के और साथ 1 इंटू समथिंग लगा हुआ है, तो ये वाला हिस्सा बड़ा ही हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये वाली जो टर्म है ये इसको डोमिनेट करती है। इधर एक्स स्क्वेयर अंदर 1 ओवर एक्स स्क्वेयर है, ये वैसे ही जो है ना खत्म हो रहा है, किसी के बराबर नहीं है। इधर इसका जो वो कांस्टेंट के बराबर आ रही है, बाउंड हो रही है उससे, ये कांस्टेंट होगी, ये एक्स है और ये इन दोनों से बड़ी टर्म है। तो मैं इन सब को इसके एरर के अंदर शामिल कर देता हूँ। तो मेरे पास बचेगा 1/2 एक्स स्क्वेयर xi ऑफ 2 यानी कि रिमान जीरो फंक्शन है 2 प्लस ओ एक्स लॉग ऑफ एक्स। तो ये इसका आ गया। ये एग्जैक्टली मेरे पास d less than n and sigma 1 of n आ रहा है। ये हम प्रूफ करना चाहते थे, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अगर आप इसको 1/x के साथ करेंगे तो ये टर्म आपके पास बच रही है, एक x निकल जाएगा तो x/2 इंटू xi ऑफ 2 वो उसका ऑर्डर आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट जो है वो निकालना चाहते हैं आलर फी फंक्शन का ऑर्डर कि वो क्या होगा। अब उसके लिए भी हमारे पास सेम वही जो चार आइडेंटिटीज की उन्हीं को यूज करेंगे और कंसिडर करेंगे। n लेस देन इक्वल टू x फाई ऑफ n कंसिडर करना चाह रहे हैं। फाई ऑफ n के लिए हमने एक आइडेंटिटी की थी, अगर आपको याद हो कि d डिवाइड्स n म्यू ऑफ d ओवर इंटू n बाय डी। इसकी वैल्यू हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इट इज इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू x d डिवाइड्स n म्यू ऑफ d इंटू n एंड d। सो अगर d जो है वो डिवाइजर है n का, तो ये n बाय d क्या होगा। सो d डिवाइड करता है n को, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट सम q सच दैट n इज इक्वल टू d इंटू q एंड देन q इज इक्वल टू n बाय d। तो ये इसका क्वोशंट है, तो एक d है और एक q है, तो इसका मतलब है कि n लिखा हुआ है d एंड n बाय d। तो ये वो पेयर है जिसकी हम बात करते हैं d और q। तो ये d है और ये q है। तो हम इसको अगर इधर d लगा दें इधर q लगा दें, तो एक हमारे पास d जो है वो किससे लेस चलेगा हमने देखना है, और अब n जो है वो किससे रिप्लेस होगा। तो पहले n लेस देन इक्वल टू दिस वन है, d डिवाइड करता है n को, d लेस देन n है, n लेस देन x है, n इधर से अब खत्म ही हो गया, तो सिर्फ q और d के ऊपर आपके पास सम आ गया। मैं इस सम को कन्वर्ट करता हूँ क्योंकि मैंने x से कम रहना है, तो d भी लेस देन x होना चाहिए, और q जो है qd जो है वो भी लेस देन x होना चाहिए, क्योंकि n की जगह मैंने qd सब्स्टिट्यूट कर दिया। इधर आपके पास आ गया म्यू d एंड q। इसको अगर मैं इन टर्म्स ऑफ q लिख लूं तो ये सम बनेगा d लेस देन x, देन q इज लेस देन x बाय d। इधर म्यू ऑफ d आ गया और इधर q आ गया। इन दो टर्म्स को अलग-अलग कर लें जो d के ऊपर रन कर रही हैं, जो q पे कर रही हैं। तो पहली टर्म में d पे कर रही है, d लेस देन इक्वल टू x म्यू ऑफ d, एंड देन सेकंड टर्म इज q लेस देन x बाय d एंड q। तो एक ये टर्म आ गई और एक ये टर्म आ गई। तो ओरिजिनली मेरे पास जो ये सम था एक खास नंबर तक, वो इन दो टर्म्स के बराबर आ रहा है। अब मैं इन दोनों टर्म्स को देखता हूँ कि ये क्या है। तो d n लेस देन इक्वल टू x आइलर फी फंक्शन ऑफ n इज इक्वल टू, पहला मेरे पास सम है d के ऊपर, d लेस देन इक्वल टू n म्यू ऑफ d,
और दूसरा सम है मेरे पास q के ऊपर विच इज लेस देन इक्वल टू x बाय d, सो इट इज x एंड देन इट इज q। तो इसके लिए फिर मैं वही अपना रिजल्ट यूज करता हूँ कि मुझे सम जो है वो चाहिए 1 की वैल्यू के लिए। तो मेरे पास जनरल है n अल्फा की वैल्यू, n अगर लेस देन इक्वल टू x हो तो ये बराबर आएगा x 1 प्लस अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा प्लस o ऑफ x अल्फा। तो अल्फा आपने 1 पुट किया तो ये आ गया n लेस देन इक्वल टू x, n इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 प्लस o ऑफ x 1 आ गया। तो ये आपके पास आ गई चीज। इधर मैं ये पुट कर रहा हूँ, मेरे पास n की वैल्यू q है और x x बाय d है। तो ये मेरे पास आ जाएगा d लेस देन इक्वल टू x म्यू ऑफ d, और इसकी जगह इसकी वैल्यू आ गई विच इज x बाय d स्क्वायर बाय 2 प्लस o ऑफ x। ये टर्म मल्टीप्लाई कर लेते हैं, d लेस देन इक्वल टू x म्यू ऑफ d मल्टीप्लाई हो रहा है x स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ d स्क्वायर के साथ प्लस d लेस देन x म्यू ऑफ d मल्टीप्लाई हो रहा है o ऑफ x के साथ। इन टर्म्स के अंदर से x स्क्वायर के ऊपर तो ये रन नहीं कर रहा और 2 के ऊपर रन नहीं कर रहा, तो x स्क्वायर बाय 2 मैं बाहर निकाल लेता हूँ। d लेस देन इक्वल टू x है, ऊपर म्यू ऑफ d है और नीचे d स्क्वायर है, ये टर्म आ गई। प्लस इस टर्म को देखते हैं क्या है, तो म्यू ऑफ d जो है उसकी वैल्यू मॉडुलस वैल्यू लेस देन 1 रहेगी, मेरा क्लेम है, क्योंकि म्यू ऑफ d जो है वो म्यूबिस फंक्शन है। अब d की कोई भी वैल्यू लगाएं उसने 3 आंसर दे सकता है, या 0 या 1 या -1। तो अगर आप उसके ऊपर मॉडुलस ले लें तो 1 से कम रहेगा। अगर 1 से कम रहेगा तो ये काउंट करने की तो मुझे इंपॉर्टेंस है ही नहीं है एक एरर के हिसाब से। मुझे इंपॉर्टेंस है कि सिर्फ कितनी दफ़ा हो रहा है, मैंने ये 1 कितनी दफ़ा काउंट करना है, वो x दफ़ा काउंट करना है। तो दिस मीन्स कि मेरे पास जो टर्म आ जाएगी, सॉरी ये टर्म मैंने इसके लिए अप्लाई किया x के लिए, इधर मेरे पास ये था तो इट इज़ x बाई डी, इधर x बाई डी। सो ये करेक्शन है, क्योंकि मेरे पास यहाँ x के लिए अप्लाई कर रहा था, इधर मेरे पास x बाई डी के लिए अप्लाई हो रहा था। तो जहाँ x स्क्वायर है वहाँ x बाई डी स्क्वायर आया, और जहाँ सिंपली x है वहाँ x बाई डी का फंक्शन आ जाएगा। अब इस x बाई डी के अंदर d के ऊपर ये समेशन रन कर रहा है। म्यू ऑफ d तो वैसे ही, मतलब मैं इसको कहता हूँ कि ऑर्डर होगा x इंटू सम d लेस देन x 1 बाय d का, ये इसके बराबर आ जाएगा। और ये अब मैंने निकालना है, इसके लिए अभी मैंने एक रिजल्ट प्रूव किया है कि अगर मैं n1 टू इन्फिनिटी तक म्यू ऑफ d चलाऊं नीचे n स्क्वायर के साथ, यहाँ n और n स्क्वायर के साथ, तो इसका आंसर जो है वो 1 ओवर x बाई 2 आता है। तो वैसे पाई स्क्वायर बाय 6 है तो ये 6 बाय पाई स्क्वायर आता है, लेकिन n1 टू इन्फिनिटी चलना चाहिए। यहाँ जो है ये एक खास नंबर के कम रह रहा है। तो अब इसको मैं इससे कैसे मुस्तफीद हो सकता हूँ इस आइडेंटिटी से। तो पहले तो देखें कि मैं इसको लिखता हूँ x स्क्वायर बाय 2 वैसे लिख देता हूँ, और पहली टर्म लिखता हूँ d1 टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ d ओवर डी स्क्वायर माइनस ये बाकी d ग्रेटर देन x कर देता हूँ इन्फिनिटी म्यू ऑफ d ओवर डी स्क्वायर। और ये मुझे पता है कि डोमिनेट होगी 1 बाय एक्स टर्म से। 1 बाय एक्स का डिफरेंशियल जो है वो लॉग ऑफ एक्स का है, तो इसका जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो वो लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये मेरे पास टर्म आ गई ओ एक्स एंड लॉग ऑफ एक्स, जिस तरीके से हमने पहले किया था अभी कुछ थोड़ी देर पहले। और बाकी ये 2 टर्म्स आ गई। इनमें से ये टर्म का मुझे सम पता है किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड दिस टर्म इज इक्वल टू 6 बाय पाई स्क्वायर माइनस ये टर्म आ रही है d ग्रेटर देन x इंफिनिटी म्यू ऑफ d ओवर डी स्क्वायर प्लस ओ एक्स लॉग ऑफ x, ये टर्म आ गई। सो इस टर्म को एक दफा दोबारा लिख लेते हैं। ओ इट इज x स्क्वायर बाय 2 इंटू 6 बाय पाई स्क्वायर माइनस d greater than x
म्यू ऑफ डी ओवर डी स्क्वायर प्लस ओ ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। ये वाली जो टर्म है ये किसके एवरेज ऑर्डर के बराबर होगी? म्यू ऑफ डी जो है ये हमेशा लेस रहता है 1 से अगर मॉडुलस ले लिया जाए। अगर मैं म्यू ऑफ डी मॉडुलस के साथ डी स्क्वायर भी लगा दूं तो ये लेस रहेगा 1 ओवर डी स्क्वायर से। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस सारे का ऑर्डर निकालने की कोशिश करूं म्यू ऑफ डी ओवर डी स्क्वायर का, तो ये बराबर आना चाहिए 1 बाय डी स्क्वायर के, लेकिन यहाँ लगा हुआ है सम। तो जब मैं सम कर दूंगा d ग्रेटर देन x म्यू ऑफ d ओवर डी स्क्वायर से, तो ये लेस देन और इक्वल टू रहेगा इंटीग्रल साइन के x टू इंफिनिटी म्यू ऑफ d ओवर डी स्क्वायर। अब इसके ऊपर फिर मैं लगाता हूँ कि ये लेस देन 1 रहेगा तो ये आ जाएगा x टू इंफिनिटी 1 ओवर डी स्क्वायर। और 1 ओवर डी स्क्वायर की इंटीग्रेशन मुझे पता है क्या है, इट इज 1 बाय डी, इंफिनिटी टू x लग रहा है, तो इट इज 1 ओवर इंफिनिटी 0 माइनस 1 बाय x। तो फाइनली ये टर्म आ रही है 1 बाय x। इसका मतलब है कि इसके अंदर एरर जो है, अगर मैं इस टर्म को सॉल्व नहीं भी कर सकता तो सम हो इसका एरर जो है वो 1 बाय x जितना है। इधर मैं लगाता हूँ x स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई हुआ 6 बाय पाई स्क्वायर से माइनस x स्क्वायर बाय 2 और साथ आ गया ऑर्डर ऑफ 1 बाय x प्लस o ऑफ x एंड log ऑफ x आ गया। ये x स्क्वायर है, अंदर से 1 बाय x निकल आएगा तो बाकी x की टर्म बचेगी, लेकिन x की टर्म से फिर ये ज्यादा डोमिनेटिंग है तो ये ऑटोमेटिकली इसके ऑर्डर में चली जाएगी। बाकी बचा है x स्क्वायर बाय 2 इंटू 6 बाय पाई स्क्वायर प्लस o x log ऑफ x, क्योंकि ये इस टर्म से ये डोमिनेटिंग टर्म है, ये इसका पोर्शन है, इसे लेस रहती है, इसे ये कैंसिल हो गया। तो दिस मीन्स 3x स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर इज o x log of x which is d less than, so n less than x and Euler free function of n। अगर आप ये करना चाहते हैं कि इसका ऑर्डर निकालना चाहते हैं 1x करें, n less than equal to x करें, phi of n करें, तो ये आपके पास आ जाएगा 3, एक x कैंसिल हो जाएगा और पाई स्क्वायर, और इस साइड पे आ जाएगा o x log of x by x। और somehow आप कह सकते हैं कि ये इस तरीके से मूव कर रही है 3x बाई पाई स्क्वायर से। हम उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म्स बहुत सारी बना सकते हैं, लेकिन हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ ये टर्म बनाना होती है, जो मैं बार बार इसके ऊपर फोकस किया था कि n लेस देन इक्वल टू x और अरिथमेटिक फंक्शन f ऑफ n। क्या इसके लिए आप बना सकते हैं कि इसका सम किसी वेल डिफाइंड टर्म प्लस सम रफ एरर के बराबर आ जाए, तो ये वो वेल डिफाइंड टर्म है और ये अगला जो है वो रफ एरर है। तो एरर की बाउंड ये बताता है कि कितना बड़ा एरर है, x इंटू लॉग ऑफ x टाइप का एरर है, x से बड़ा एरर है समहाउ मुझे बता रहा है, और ये उसकी मेन टर्म है कि मोर और लेस इसकी वैल्यूज जो है वो इसके साथ मैच करेंगी, यानी कि वैल्यूज इसके बराबर रहेंगी। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है, एनालिटिक नंबर 3 का जो पोर्शन था वो भी खत्म होता है, और साथ ही कंक्लूड करता है इस कोर्स को। हमने इस कोर्स के अंदर जो चीज़ें की हैं एक दफ़ा उसको रिव्यू कर लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पोर्शन था वो रिलेटेड था नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के साथ। प्राइम नंबर्स मैंने इसके अंदर से डिस्कस किए, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की वो डिवीजन एल्गोरिथम था, इसकी बेस के ऊपर ये जीसीडी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म थी, एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म थी। हमने जीसीडी की प्रॉपर्टीज डिस्कस की, एलसीएम की प्रॉपर्टीज डिस्कस की। हम दो नंबर्स गिवन हो तो एल्गोरिथम क्या होगा जो जीसीडी निकालेगा, एल्गोरिथम क्या होगा जो कि एलसीएम निकालेगा, वो डिस्कस किया। और फिर हम आगे डिफरेंटाइन इक्वेशंस के ऊपर, जो कि इस फॉर्म की थी जो हमने कंसिडर की ax प्लस बी मॉड m के अंदर, और डिस्कस किया कि इसके सॉल्यूशंस जो हैं वो कब एग्जिस्ट करेंगे। फिर इन डिफरेंटाइन इक्वेशंस की एप्लीकेशंस की कि हम ग्रुप थ्योरी के अंदर जो एलिमेंट्स के इन्वर्सेस निकालते हैं वो इस तरीके से निकाले जा सकते हैं। इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन डिस्कस की कि कब हमें पता होगा कि डिफरेंटाइन इक्वेशन है उसका इंटीजर सोल्यूशन पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। ये कंक्लूड करने के बाद हम टॉपिक 2 के ऊपर गए। टॉपिक 2 के अंदर जो मेन चीज से हमने स्टार्ट की वो कंग्रुएंसेस थी, A इज कंग्रुएंट टू
बी मॉड एम। इसका क्या मतलब है कि m डिवाइड्स a माइनस b। और कंग्रुएंस से रिलेटेड कि अगर एक से ज़्यादा कंग्रुएंसेस आ गई हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है। अगर कंग्रुएंसेस किसी मॉड m में गिवन है तो क्या इसको रिड्यूस किया जा सकता है m से किसी छोटे नंबर के अंदर, सेम कंग्रुएंस को क्या इसको बड़ा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो क्योंकि बेसिकली हम नंबर्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं तो हमारा कंसर्न उनके से है, उनके रिमाइंडर से है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोशन है नंबर थ्योरी के अंदर। इसके अंदर फिर जो हमने जो पहला किया रिजल्ट इम्पॉर्टेंट वो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम था, जो कि ये बताता था कि अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ कंग्रुएंसेस गिवन हो तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके अंदर हमने इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस की, फर्मा थ्योरम की और आयलर्स थ्योरम की, और फिर हमने आयलर फंक्शन जो है वो इधर डिफाइन किया और उसकी कुछ एप्लीकेशंस की, एक्सरसाइज उसकी कुछ की। थर्ड हमारा जो पोर्शन था वो सारे का सारा रहा क्वाड्रेटिक रेसिड्यू से रिलेटेड, कि हमारे पास क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज कैसे सॉल्व होते हैं, क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ क्या है, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर थी वो प्रिमिटिव रूट्स की थी। ये प्रिमिटिव रूट एक नंबर का क्या होता है जिसका ऑर्डर जो है वो आयलर फी फंक्शन के बराबर आ जाए। इसके अंदर फिर हमने कुछ इंडेक्स कैलकुलस भी डिस्कस की, ये इंडेक्स जो है वो एक नंबर का क्या होता है और उससे रिलेटेड रिजल्ट किए, इनको मिलाया आपस के अंदर। जो फोर्थ हमारा पोर्शन था जो कि अभी हमने कंक्लूड किया वो रिलेटेड था अरिथमेटिक फंक्शन से, और इस कोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव था कि ये जो प्रॉपर्टीज हम नंबर्स की डिस्कस कर रहे हैं हम इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं फंक्शंस की फॉर्म के अंदर, क्योंकि फंक्शंस को स्टडी करना मैथमेटिक्स का प्राइम ऑब्जेक्टिव है। अगर हमारे पास फंक्शंस गिवन हो तो हम उसको बड़े आराम से, उसके मुताबिक हमारे पास एक वेल डेवलप्ड मशीनरी है जिसको हम डिप्लॉय करके इन फंक्शंस को डिस्कस कर सकते हैं। तो अरिथमेटिक फंक्शंस पहले बताया हमने कि किस किस्म के होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। हम दो अरिथमेटिक फंक्शंस को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारी मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है, जिसको हमने डिफाइन किया कि वो डिरिचलेट मल्टीप्लिकेशन है। फिर हमने कहा कि इस मल्टीप्लिकेशन को हम आम जो कैलकुलस की नोशंस हैं उनके अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बेल सीरीज के थ्रू कन्वर्ट किया। और फिर हमने जो लास्ट 3-4 लेक्चर लिए उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया कि हम अरिथमेटिक फंक्शंस का बिहेवियर देखना चाहते हैं। तो बिहेवियर जो है वो वेल डिफाइंड फंक्शंस की फॉर्म में तो नहीं आता, लेकिन मोर और लेस हम उसको वेल डिफाइंड फंक्शन प्लस सम एरर के तौर पे कर सकते हैं कि इतने अगर आप मुझे गुंजाइश दे दें, मार्जिन दे दें कि मैं इतनी गलती कर सकता हूं, तो इतनी गलती की ये मेरा फंक्शन है जितनी गलती हो सकती है, और ये वो फंक्शन है जिसके ऊपर गलती नहीं होगी। तो ये मेन टर्म आ गई और साथ एक जो है ना गुंजाइश है मेरे पास, तो जिधर भी वो बिग ओ की नोशन है वो गुंजाइश है। तो मैंने अब ये जो लास्ट पोर्शन किया जो कि कंक्लूडिंग था वो ये बताता था कि आप कितनी गलती कर सकते हैं जो हमने फंक्शंस पढ़े हुए हैं उसकी बेस के ऊपर। और अगर आप फर्दर देखेंगे, अगर आने वाले कोई आप कोर्स लेंगे तो ये बहुत रिच थ्योरी है। अरिथमेटिक फंक्शंस हमने कुछ थोड़े से कंसिडर करके सिर्फ 2-3 के ऑर्डर्स देखे हैं, एक काउंट का ऑर्डर देखा है, एक सम ऑफ डिवाइसेस का ऑर्डर देखा है, और एक जो है एलएफई फंक्शन का ऑर्डर देखा है। बहुत सारे फंक्शंस हैं, इन सब के ऑर्डर्स हम डिस्कस कर सकते हैं और इनकी आपस में जो प्रॉपर्टीज, इनके अंदर मिस्टीरियस प्रॉपर्टीज छुपी हुई हैं वो इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। आज के लेक्चर का रिव्यू जो था वो आयलर समेशन फार्मूला था, एवरेज ऑर्डर निकाला, डिवाइजर फंक्शन का निकाला है, फिर सम ऑफ डिवाइजर फंक्शन का निकाला है, एवरेज ऑर्डर ऑफ आयलर फंक्शन निकाला है। इसके साथ ये लेक्चर भी कंक्लूड होता है और आपका कोर्स भी यहीं कंक्लूड होता है। गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। अल्लाह हाफिज़।